अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे? आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। हम बाजा टीवी की तरफ से मैं इमरान आपसे मुखातिब हूँ। आपको याद होगा जब सितंबर 2024 में हमने आपको बताया था कि आईएमएफ का विजिट था, आईएमएफ का प्रोग्राम डन हो गया पाकिस्तान के साथ, जिसको उन्होंने कहा था कि वो 7 अरब देंगे पाकिस्तान को, और वो भी 37 माह की एक साथ के अंदर हमें वो पैसे आईएमएफ की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन आप ये भी साथ देखते रहिए कि ये हमें मिल रहा था इंस्टॉलमेंट बेस पे, और हर महीने की प्रोग्रेस हम करते जा रहे थे, और उस बेसिस के ऊपर हमारा एक एनुअल टारगेट सेट होना था। उस एनुअल टारगेट की बेस पे हमने करेक्शन करी थी, हमने अपना बजट बनाया था। जब ये बजट हमारा फाइनल होने के बाद आया तो आपने देखा कि पहले 2 महीने के अंदर ही हम जब सितंबर और अक्टूबर को क्लोज करके आए एफपीआर के अंदर, तो वहां पे हमने ये देखा है कि हमारा शॉर्टफॉल 198 अरब रुपए का हो गया था। फिर उसके बाद हम आगे चले, अक्टूबर की क्लोजिंग के ऊपर तकरीबन 344 अरब रुपए के करीब की एक नंबर आ रहा था कि हमने एफपीआर में शॉर्टफॉल देख रहे हैं। फिर उसके बाद अब आप ये देखिए, अक्टूबर नवंबर में, सॉरी, अब हम देखें, अब इस टाइम पे आज 30 दिसंबर है, और हम 31 दिसंबर पे पहले 6 माह क्लोज करने जा रहे हैं। और जो तकरीबन हमें एक नंबर नजर आ रहा है, जिस नंबर पे एफपीआर क्लोज करेगा वो तकरीबन 100 से 125 अरब रुपए के करीब शॉर्टफॉल फर्दर एक्सपेक्टेड है। तो ये तकरीबन जो नंबर बने जाएगा, ये आप देखेंगे 450 से 450 अरब के करीब शॉर्टफॉल गवर्नमेंट को उसका सामना है। तो इस शॉर्टफॉल को अगर मैं इन डेप्थ जाऊँ, इसकी बुनियादी वजूहात क्या थी, तो आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक ओवरऑल जो है हमारा, हमने सिलसिला जो साइकिल है उसको स्लो डाउन किया हुआ है। इम्पोर्ट्स पे पूरे तरीके से हमने एक किस्म का पहले बहुत अच्छा निगरान सेटअप में कंट्रोल रखा कि हमने इम्पोर्ट्स को एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देना। आपको याद होगा कोविड के बाद, पोस्ट कोविड में हमारे पास एलसीज ओपन नहीं हो रही थी। एक बहुत बड़ा हमें शॉर्टफॉल का उस टाइम पे सामना था कि डॉलर्स अवेलेबल नहीं है, मार्केट बैंक के पास डॉलर्स नहीं है, और डॉलर पे अपवर्ड का ट्रेंड भी लगा हुआ था। तो उस टाइम से एक तो मार्केट में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो डाउन किया, इम्पोर्ट्स पे बैन किया, तो गवर्नमेंट की जो वैसे इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर टैक्स कलेक्शन हो रही थी, उस टैक्स कलेक्शन के अंदर भी आपने एक रिडक्शन देखी इस इम्पोर्ट पे बैन की वजह से। फिर उसके बाद जब इन्फ्लेशन का फैक्टर मार्केट में आया, तो लोगों की वैसे ही परचेजिंग पावर जो थी वो डाउन थी। फिर जब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पे बेंचमार्क रेट और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है यहाँ पे, और वो चलता 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 हमें 20, 22, 23% पे जब जाना शुरू हुआ, तो बैंक से लोन लेके बिजनेस शुरू करना आप एक किस्म का मुहाल हो गया। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं कि आप 23 से 26% के ऊपर बैंक से अगर एक लोन लेंगे, तो आप मुझे बताएं आपका जो प्रॉफिट है, रिटर्न है, अगर वो 30% से कम है या 25% से 30% की ब्रैकेट में है, तो आप वो लोन पे बैक नहीं कर सकते। आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम 30-35% हो, तो आप अपनी जो बोरिंग कॉस्ट है उसको कवर अप कर सकते हैं उसके अंदर से। तो आप मुझे बताएं मार्केट में किस तरीके से इतनी ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं थी कि बिजनेस मैन था इतना प्रॉफिट गेट कर। तो लोग क्या थे, लोग बैठने मतलब या इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई, या इंडस्ट्री ने उस टाइम के काम को स्लो डाउन कर दिया, बंद कर दिया। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े टेक्सटाइल यूनिट्स थे, सेक्टर, बहुत बड़े बड़े सीमेंट इंडस्ट्री थी, और बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी लेबर को ले ऑफ करना शुरू कर दिया। तो मार्केट में ओवरऑल रिसेशन शुरू हो गया उसकी तरफ वजह से आना। तो गवर्नमेंट ने जो आईएमएफ के साथ एक नंबर रखा हुआ था कि हम इतना पैसा 1300 अरब से ज्यादा एक अमाउंट हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारे पे आप समझ लें कि एक लाइन लगी कि भाई ये नहीं हो सकता। उसी वजह से हमें हर महीने एक शॉर्टफॉल का सामना आ रहा है। चलते 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 आज हम 450 550 पे खड़े। तो न्यूज़ आज आपको हमने ये देनी थी कि अभी इस टाइम के ऊपर एक आज मीटिंग कंडक्ट हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में खजाना के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया है कि आईएमएफ से रिक्वेस्ट करे जा रही है गवर्नमेंट के आप जो टैक्स के रेट है उनको रिड्यूस करें। किसके ऊपर? प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर। अब प्रॉपर्टी सेक्टर की अगर मैं आपको एक समराइज, एक छोटे कुछ लफ्जों में मैं बयान कर दूं, तो याद करें, आप पीछे जाएं, जब निगरान सेटअप आया उससे भी पीछे, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे शहबाज जैदी साहब ने जो रेट्स थे, इसके पहले हम करवाते थे रजिस्ट्री अपनी डीसी रेट के ऊपर, डीसी रेट थे या जो रेट उस टाइम पे चल रहा होता था, हमने उसको एफबीआर रेट के मुताबिक बढ़ाना शुरू कर दिया। तो डीसी रेट को पीछे छोड़ के एफबीआर रेट से बढ़ना शुरू किया, और वो बास जगहों पे मार्केट रेट से भी ऊपर चले गए।
बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर। अगर आप पर मरला का डीसी वो जो इसका एफपीआर के रेट को कंपेयर करेंगे मार्केट रेट से, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। तो इस वजह से मार्केट में बिजनेस ने नीचे आना शुरू कर दिया, खासकर प्रॉपर्टी सेक्टर का। रजिस्ट्री के टाइम पे मसला था, फिर उसके बाद जनाब उस पे जो लोगों ने अगर आप कुछ पैसे पार किए हुए थे इस सेक्टर के अंदर, वो पार किए हुए पैसे जो थे, आप समझ लीजिए कि बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट वहाँ पे खत्म होना शुरू हो गया। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि रियल बायर इस इंडस्ट्री में आए, और हुआ ये कि वहाँ से इन्वेस्टर निकला तो बहुत से लोगों ने पैसा जब यहाँ से निकाला तो किसी और जगह पे लगाने की ऑप्शन नहीं थी, तो पैसा पाकिस्तान से एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गया। उस टाइम पे पैसा पाकिस्तान से बाहर गया बहुत बड़ी तादाद के अंदर। आपको याद होगा निगरान सेटअप के अंदर बहुत सी जगहों पे छापे पड़ रहे थे, पेशावर में जगह जगह ऊपर, कि जनाब ये जो डॉलर है, डॉलर के रेट जो अप हो रहे हैं, जो मार्केट में एक स्पेकुलेशन चल रही है, उस टाइम पे बड़ा इसके ऊपर चल रहा था कि जी हम इन लोगों को पकड़े जो पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। तो अगले चलते चलते वहाँ प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर अगला कदम तब लगा जब ये बजट आया। बजट के अंदर उन्होंने सीमेंट पे भी एफईडी इंक्रीज कर दी, 2 रुपए से 3 रुपए पे गई। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि सेल्स टैक्स लगा सब सेक्टर्स के ऊपर। फिर गवर्नमेंट ने फर्दर इनके ऊपर बर्डन डाला जब कि फिर इन्होंने रेट इन ज़मीनों के इंक्रीज किए, और फिर ये पीछे आ गए सब हाउसिंग सोसाइटीज़ के पीछे कि इनको ये इलीगल है और इनको लीगल करें। और फिर अब एक आवाम का इत्मीनान उठता जा रहा था इस सेक्टर के ऊपर। तो डे बाय डे इस सेक्टर ने अपना जो परफॉर्मेंस थी वो उसका डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, और लोगों ने मार्केट में इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हुए बड़ा एक हिचकिचाहट का आगाज हुआ। और अब बढ़ते बढ़ते सूरत ये होगी कि ये नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। सीमेंट इंडस्ट्री से आप चले जाए, स्टील इंडस्ट्री में आ जाए, बाकी सारे इस पूरे सेक्टर को अगर आप इवेल्यूएट करके देखें तो आपको डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है कि हर चीज नेगेटिव नजर जा रही है। देखिए, जब आप बिजनेसेस डाउन ट्रेंड शो करते हैं इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही। तो आज जो इस इजलास के अंदर यही चीज तय हुई है कि एफबीआर के साथ एफबीआर जाएगा आईएमएफ के पास या गवर्नमेंट जाएगी, और वहां पे ये उनसे नेगोशिएट करेंगे कि इस सेक्टर को थोड़ा रिलीफ दिया जाए ताकि इसी तरीके से इसके ऊपर बर्डन कम किया जाए और इस सेक्टर के अंदर लोग दोबारा पैसा लगाएं, लोग काम करें। तो एक तरफ से तो ये खुशी वाली हम बात कहेंगे अवाम के लिए, या इस सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ इस सेक्टर के लिए ऐड कर दूँ कि आपको याद होगा कि जब ये पिछले 6 माह के अंदर शाहिद करीम साहब लाहौर हाई कोर्ट में बैठ के केस सुन रहे थे, जितना ये मुस्लिम तब्दीलियों का या स्मोक का जो केस चल रहा है, इसके अंदर उन्होंने कहा था जी भट्ठों के ऊपर भी बैन लगाएंगे, और जो भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पे नहीं चल रहे उनको हमने गिराया, हमने उन भट्टों को ख़त्म किया। इनको कहा जिगजैग टेक्नोलॉजी पे है, फिर भी स्मोक कंट्रोल नहीं, तो हमने इन भट्टों पे बैन लगाए इस तरीके से कि उनकी प्रोडक्शन हमने रोकी, डाउन की। तो आपने देखा कि ईंटों का रेट मार्केट में 18,500 के ऊपर भी लोग देने को तैयार नहीं थे, ब्लैक का रेट चलना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज हुई। तो भी जब महंगाई हुई तो आम बंदे की पहुंच से गेम अप हो गई। आपने देखा होगा बहुत से प्लाजे हाई बिल्डिंग्स जब बनना शुरू हुई हैं तो उनका एक तो टाइम स्पैन बढ़ गया। जब टाइम स्पैन बढ़ा कि जनाब एक तो हमने कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाया कि माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कुछ ऐसा रोका हमने। और नंबर 2 के ऊपर इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सीमेंट, सरिया, ईंटें वगैरह और लेबर, जब ये कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी सेक्टर के लिए तो बहुत मुश्किल था इन्वेस्टर के लिए कि इसको अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते या नया प्रोजेक्ट शुरू करते। एक बात। नंबर 2 के ऊपर मार्केट में परचेजर को कॉन्फिडेंस नहीं था इस टाइम पे। वो शेक हुआ कि हर तरफ शोर था कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में हो रही है इस सेक्टर के अंदर वो सारी की सारी जो है प्रोटेक्टेड नहीं है। 2 नंबर है, लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं या लोगों को पागल बना रहे हैं और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करेंगे। तो एक कस्टमर का कॉन्फिडेंस शेक हुआ। नंबर 2 वहाँ से जो इसका क्लाइंट भी गया, और नंबर 2 के ऊपर जो बनाने वाला था, इन्वेस्टर था, वो उसका भी आप समझ लें कि उसकी पसली उतरी नहीं थी कि वो प्रोजेक्ट को प्रोलॉन्ग करता या डिलीवर करता इन टाइम। और इस वजह से ये सेक्टर बिल्कुल ही बैठ गया। बहुत से लोग इसमें चले गए, आधे प्लाजे छोड़ के, आधी हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है, फ्रॉड के केसेस सामने आना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से इस सेक्टर पे बहुत ज्यादा बर्डन है इस टाइम पे भी। आज अगर मैं आपसे कहूँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, ठीक है, ऑल टाइम लो है, कब तक लो रहेंगी, क्या आप इसमें अगले 5-10 साल पैसा पार कर सकते हैं, ये एक सिचुएशन होगी। तो रियल बायर के लिए शायद थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इन्वेस्टर के लिए इस पर बिल्कुल नहीं थी।
تو इन्वेस्टर ने पैसा नहीं फंसाया, जो लोग पैसा फंसाना नहीं चाहते थे वो लोग निकले, पैसा उठा के ले गए। तो गवर्नमेंट अब चाहती है कि दोबारा इस सेक्टर में थोड़ा सा रिवाइव आए, क्योंकि सिर्फ एक नहीं 40-42 इंडस्ट्रीज इसके साथ लिंक्ड है। तो ओवरऑल इकोनॉमी के डाउन होने की वजह देखिए हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक या तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बैठ जाए, नंबर टू के ऊपर या आपका कंस्ट्रक्शन। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप जानते हैं, अब आप मुझे जरूरत नहीं बता रही है किसानों की क्या सूरत हाल है, और नंबर टू के ऊपर इस सेक्टर में जिसके साथ अलाइन है इतनी इंडस्ट्रीज कि चले तो नहीं बताया इकोनॉमी कैसे चले, इकोनॉमी बिल्कुल बैठ गई। तो अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस सेक्टर को दोबारा उठाया जाए, IMF से बात की जाए, बजट के नंबर रिवाइज किए जाए ताकि कुछ सूरत हाल सीधी हो, एक चीज। नंबर टू मैं आपको बता दूं लास्ट थिंग इसके अंदर आके, जो गवर्नमेंट का स्टांस पिछले, मैं मुनाफाना पॉलिसी तो नहीं कहता, स्टांस यही था कि इस सेक्टर से पैसा निकले और स्टॉक एक्सचेंज चले, या स्टॉक एक्सचेंज ना चले तो किसी और जगह बिजनेस में पैसा डले तो चले इस काम के अंदर। तो पहले आपने इसको डिस्करेज किया, अब कहते हैं कि डिस्करेज हो गया तो अब इनकरेज करें तो ये चले। मुझे आप एक बात बताइए, एक बार दुकान बंद हो जाए या एक बार बिजनेस क्लोज हो जाए तो उस बिजनेस को दोबारा उठाना चलाना कितना बड़ा मसला है यहाँ पे। तो अब आप देख लें हमारी पॉलिसी ऐसी ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसीज चल रही है, तो जो रियल इन्वेस्टर है, जो मार्केट की सूरत हाल है, पहले हमने डर का बिजनेस चलाया यहाँ पे, सबको चोर 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 कह के हम लोग इसको लेके चले, और अब जब क्या कहते हैं बिल्कुल भट्ठा बैठ गया, बिजनेस कारोबार बंद हो गया, तो अब फिर इसको रिवाइव करने जा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि जी गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो स्टेप्स अच्छे तरीके से प्रॉपर इन लाइन रहें, चलें, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में दोबारा ये सेक्टर सही तरीके से पाँव पे खड़ा हो, लोगों को फिर से बेनिफिट्स हो रहे हों। देखिए प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन होगी, टैक्स कलेक्शन होगी तो हमारे रेवेन्यू टारगेट अचीव हो गए। तो अगर रेवेन्यू टारगेट अचीव नहीं हुए तो आप देखिएगा अगले 1 से 2 माह के अंदर फिर पैनिक स्टार्ट हो जाएगा, और फेब के अंदर IMF का विजिट है, फेब के अंदर उन्होंने जाके फिर नंबर्स को डिस्कस करना है, और अगर हमारे पास फेब में जाके 600 से 650 अरब का शॉर्टफॉल होता है तो आप मुझे बताएं कि हम कहाँ खड़े होंगे। तो साल के आखिर में तकरीबन 1200 अरब रुपए, इस तरीके से 1100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को जल्दी भी कोई मेजर्स और स्टेप्स लेने हैं इस मसले से निकलने के लिए। तो आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो जुड़े रहिए, बस आज आपसे ये डिस्कस करना था। अपने कमेंट्स करते रहे, हमें अपनी राय से बताते रहे, हमें आगाह करते रहे कि कोई चीज़ जिससे आप डिसएग्री करते हैं या कोई चीज़ पूछना चाहते हैं फर्दर तो हमें कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, आपको बाय की वीडियो